में नाम दिया था एंड दैट वाज क्लास वर्क नंबर 12. दैट वाज क्लास वर्क नंबर 12. हाँ जी, सॉल्व हुआ? कुछ समझ आया? हाँ जी, कोई ऐसी चीज जो कि समझ में ना आई हो? क्लास वर्क नंबर 12 में हमने क्लास में तो यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि आपका जो है रिस्क हमने किस तरह से अप्लाई किया. बेसिकली उसने ये कहा है कि आपने 20% अगर आप रिस्क लेते हो सिर्फ ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक. बेसिकली अगर आपने रिस्क अपना कम करना है, पॉइंट इस क्वेश्चन में ये है कि अगर आपने अपना रिस्क ऑफ गोइंग आउट ऑफ स्टॉक अगर आपने कम करना है तो आपको लीड टाइम बढ़ाना होगा, है ना. क्योंकि लीड टाइम आपका बढ़ता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपको डिलीवरी टाइम पे मिल जाएगी वो बढ़ जाती है. तो डिलीवरी आपको टाइम पे मिल जाएगी तो इसका मतलब है स्टॉक आउट कम हो गए. दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है, राइट. तो अगर आपने उसका रिस्क कम करना है कि आपको स्टॉक आउट फेस करना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीड टाइम बढ़ाना पड़ेगा. तो 20% रिस्क अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको लीड टाइम फिक्स करना है, मतलब आपका लीड टाइम रखना है 12 डेज, राइट. उसके हिसाब से सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट होगा. और अगर आपने 10% रिस्क जो है वो करना है तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 90%, और 90% क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है 13 डेज के ऊपर, ठीक है. तो अब यहाँ पे किस तरीके से हम सेफ्टी स्टॉक वगैरह कैलकुलेट करेंगे, है ना. आपको ये पता है कि भाई सेफ्टी स्टॉक बेसिकली होता क्या है. सेफ्टी स्टॉक यही होता है ना कि अगर तो टाइम ज्यादा ले ले, है ना. अगर तो जो हमारा सप्लायर है वो टाइम ज्यादा ले ले तो हमारे पास जो है वो इतना स्टॉक अवेलेबल हो कि हमारी ऑब्वियसली बात है जो नॉर्मल कंजम्पशन है यानी कि एवरेज कंजम्पशन है उससे ज्यादा फिर हमारा जो है वो कंजम्पशन हो जाएगी अगर वो एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है. तो उस हिसाब से हम इतना स्टॉक अपने पास मेंटेन रखें कि वो अगर हमारा जो है वो लीड टाइम एवरेज से ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारे पास स्टॉक आउट के चांसेस ना हो, राइट. स्टॉक आउट हमारे पास ना हो. तो अगर आप नॉर्मली आपके पास 10-11 डेज वो लेता है ना. अगर नॉर्मली 11 डेज जो है वो लेता है टू डिलीवरी और ऑर्डर, और अब हम कितना हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने रिस्क ले रहे हैं, हम 20% का रिस्क ले रहे हैं, यानी कि हम 12 डेज का लीड टाइम अगर अपने दिमाग में रखें तो उस हिसाब से हमारे पास सेफ्टी स्टॉक कितना बनता है, एक दिन का हमें एक्स्ट्रा जो है वो स्टॉक रखना पड़ेगा, है ना. कंजम्पशन जो है वो आपकी एक्स्ट्रा एक दिन की आपको फिर अपने उस हिसाब से आपने अपना स्टॉक रखना है. तो एक दिन के सेफ्टी स्टॉक की अमाउंट कितनी बनती है, एक दिन का सेफ्टी स्टॉक आप पर डे का निकाल सकते हैं जो है वो यूजेज, है ना. 1,62,000 डिवाइडेड बाय 360, यस और नो. तो आपने ये काम कर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि एक दिन में यूजेज कितनी और एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें. इसी तरह से बिल्कुल ठीक. इसी तरह से अगर आप 10% रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब है 13 डेज अगर आप लीड टाइम अपने दिमाग में रखते हैं तो फिर उस हिसाब से सेफ्टी स्टॉक आपका कितना बनता है, सेफ्टी स्टॉक आपका बनता है 2 दिन का एक्स्ट्रा, राइट. तो 450 into 2, इज दैट क्लियर. तो उसी हिसाब से जाहिर सी बात है फिर आपका रीऑर्डर लेवल भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है जी. इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो अभी डिस्कस कर लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे. आज हमने लेबर का चैप्टर स्टार्ट करना है. 450 कैसे आया बेटा, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 360. पूरे साल में आपको कितने रिक्वायर्ड हैं, 1,62,000 रिक्वायर्ड है, ठीक है. पूरे साल में 360 डेज एक साल में, तो बेसिकली ये डिवाइड का साइन होना चाहिए, ये डिवाइड का साइन होना चाहिए, माइनस हो गया हुआ है, ठीक है. अच्छा, कल टेस्ट जो है वो मैं कल के बजाय मैं परसों का रख रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि आज हम टॉपिक कंप्लीट जब करेंगे, मतलब इसमें एक छोटी छोटी 2 चीजें रह गई हैं तो वो चीज जरा मैं डिस्कस कर लूँ. तो मैं आपको परसों का टाइम जो है वो कर रही हूँ. कल आप लोगों की टेस्ट में सोच रही हूँ कि ना लूँ कि बहुत ज्यादा सडन हो जाएगा. परसों इंशाल्लाह, आज और कल का टाइम फिर आपके पास होगा तो डिस्कस. अच्छा जी, टाइमिंग क्या होगी टेस्ट की, टाइमिंग होगी टेस्ट की पूरा दिन, ठीक है.
सैटरडे कर लेते हैं, चलो ठीक है सैटरडे कर लें। देखिए इसीलिए मैं जो है ना टेस्ट टेस्ट का स्केड्यूल फिक्स नहीं करती। अगेन टॉपिक पे अब जैसा मुझे लग रहा है कि भाई इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है तो मैंने थोड़ा और टाइम ले लिया, ठीक है थोड़ा सा और, कोई बात नहीं, सैटरडे टैक्स का भी है, कोई बात नहीं, अपलोड हो जाएगा आपको जब भी मतलब क्लास के बाद समझ लें, ठीक है सैटरडे रख लें। खैर है, अगर टैक्स का भी टेस्ट है तो दोनों टेस्ट की तैयारी साथ साथ करें, ठीक है चलें सैटरडे रख लेते हैं। खैर है कोई बात नहीं बच्चे, अगर FAR 2 और CMAC का भी है तो तैयारी तो दोनों की आप लोगों ने। नहीं जनाब, अब इससे आगे नहीं करें प्लीज, क्योंकि मेरा आपको पता है कि मैं जो हूँ अभी मैं शुरू से जरा डिस्कस, मैंने उनको मैंने मैसेज तो कर दिया, लेट्स सी कि क्या उस पर निकलता है। मैंने आपको कल इस बात का जिक्र किया था कि मेरा मुझे ये लग रहा है कि अब जिस तरह कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं ना प्रैक्टिस क्वेश्चन के, तो नॉर्मली तो यही होता है कि टीचर्स मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा के कहते हैं कि बाकी आप लोग खुद करें, है ना। तो मेरा अभी ये प्लान जो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगी फॉर द वीकेंड, ठीक है। यानी कि वो आप लोगों ने 3-4 दिन जितने भी दिन हैं उसमें आपने आराम से लग के सॉल्व करना है। वैसे तो टेस्ट की तैयारी में वो सॉल्व आपको आइडियली कर लेने चाहिए। फिर टेस्ट की तैयारी करने में और भी आपको इश्यूज आएंगे, वो तो आप मेरे से साइड बाय साइड पूछते रहेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछते रहेंगे। इसके अलावा सैटरडे या संडे को मेरा प्लान बन रहा है कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूं, एक्स्ट्रा क्लास होगी वो, ठीक है, और वो कंपल्सरी होगी फॉर ऑल। और उसके अंदर जो एडिशनल मुझे प्रैक्टिस करानी होगी वो मैं करा लूंगी, वो घंटे या 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। तो वो मैं अभी ये डिस्कस कर रही हूँ पैक मैनेजमेंट से, अगर तो वो मुझे ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि हाँ जी आप एक्स्ट्रा टाइम ले लें, तो वी विल बी डूइंग दैट सैटरडे या संडे, व्हाटएवर, संडे भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है कि मैं हर चैप्टर का, जिस तरह आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए अब CCP अगेन मेरी अब इस दफा पूरी कोशिश है कि मैं CCP जो हूँ एज क्लोज एज पॉसिबल टू CCP मैं चलूँ, कोर्स कवरेज प्लान। तो जो एडिशनल प्रैक्टिस है उसका फिर हम क्या करें, जो मैं चाहूंगी कि भाई मैं क्लास में कराऊं, तो वो हो सकता है उसमें कोई नई बात ना हो, ठीक है, वही सारे पुराने कॉन्सेप्ट हों, बस एप्लीकेशन उनकी हमें देखनी हो। तो मुझे अपनी तसल्ली के लिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हर चैप्टर का रिक्वेस्ट कर दूं कि हर चैप्टर का मैं एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूंगी, जिसमें मैं जो सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो मैं आपको सब सॉल्व करवाने के लिए करने के लिए दे दूंगी, और उसमें फिर जो जो इश्यूज आएंगे वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे, इंस्टेड कि भाई मैं व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली आप लोगों के क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करूं। आप मुझे एक दिन पहले जो है वो व्हाट्सएप पे मुझे अपने क्वेश्चंस भेज दिया करें कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, जिस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी होगा कि आप लोगों ने सारे होम असाइनमेंट को खुद अटेम्प्ट करने, वो मैं खुद सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने खुद कुछ क्वेश्चन खुद से भी तो सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको होम असाइनमेंट में दूंगी, आप लोगों ने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, जिन जिन क्वेश्चन में होंगे इश्यूज, हम उन इश्यूज को टैकल करेंगे क्लास में बैठ के, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आसानी रहे। उम्मीद तो है कि हो जाएगा कवर, पहले भी होता आया है, हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, ठीक है जनाब। चलें जी, तो क्लास वर्क नंबर 12 में नंबर ऑफ डेज को, जी बिल्कुल शाहरुख, कल मैंने इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि रिस्क किस पे डिपेंडेंट है, कि रिस्क जो है वो किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। क्यों ये बात अभी जो एक्स्ट्रा क्लास है उसकी जरा मैं बात डिस्कशन साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक वो कंफर्म नहीं है। मुझे एक दफा मिस अरूज गो अहेड दे देंगे तो फिर हम डे और टाइम वगैरह सेट कर लेंगे, ठीक है। चले जी मोहम्मद शाहरुख साहब, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है और होती है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो ये है कि 12 डेज वो ले, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि उसका कितना चांस है, उसकी 20% चांस है, राइट। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि हाँ जी मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी डिलीवरी इन 12 डेज कितनी बनती है, वो बनती है 80%, ठीक है। उसमें 11 दिन में जो वो डिलीवर करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो ऐड ऑन हो जाएगी ना। वही वाली बात आती है कि आप लीड टाइम बढ़ाते रहेंगे तो आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे कि आपको अब वो टाइम पे 12 दिन अगर आप उस अपने सप्लायर को देते हो तो वो ज्यादा खुश होगा, वो ज्यादा रिलैक्स फील करेगा, तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो 12 दिन के अंदर डिलीवर करे। 13 दिन अगर आप उसको कह देते हो कि लीड टाइम आप 13 दिन ले लो,
तो वो और ज्यादा रिलैक्स होकर तो हाँ 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 अब तो 13 दिन तो आराम से हो जाएंगे, उसमें 90% चांस हो जाएगा। और 15 डेज अगर आप कह देते हो कि भाई 15 डेज आप ले लो टू डिलीवर एन ऑर्डर, तो आप क्या वो क्या कहेगा, वो कहेगा 15 डेज में तो 100% चांस है कि मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। तो चांसेस क्यूमुलेटिव आपके बढ़ते रहेंगे, रिस्क आपका कम होता रहेगा। आई होप मोहम्मद शाहरुख की क्लियर है। तो रिस्क आप जब भी देखेंगे, जब भी आपको रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि रिस्क के लिए आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हर हाल में देखनी है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दी हुई और आपने रिस्क देखना है तो वो आप जो है उस तरीके से चलेंगे। ठीक है, चले जनाब। तो ये उम्मे हबीबा बात समझ आ गई। 450 डिमांड पर डे, यूजेज पर डे आपको पूरे साल में 1,62,000 चाहिए। 360 डेज अ ईयर है एक साल में, और 450 पर डे आपके पास आ जाएगा। तो आपने पर डे के हिसाब से क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, अब एक बड़ी एक एग्जाम्पल पे मैंने अच्छा एग्जाम्पल पे आने से पहले जरा एक छोटी सी डिस्कशन मैंने आपसे करनी है। ये इसी बेसिकली जो हम चीज कर रहे हैं ना, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैं चैट बॉक्स मिनिमाइज कर रही हूँ, जो क्वेश्चंस होंगे आई विल बी टेकिंग देम आफ्टर अ व्हाइल। अच्छा, अभी जरा आई नीड योर, मतलब यहाँ पे मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए प्रॉपर। हमने सैटरडे को सवाल किए थे, हमने कल सवाल किए हैं, राइट? जो हमने सैटरडे को और कल जो हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उन सब में वो आपको ऑप्शंस दे रहा है ना, ट्रायल एंड एरर के लिए। बेसिकली ट्रायल एंड एरर हो रहा है ना, जो हम टेबल बना रहे हैं, ट्रायल एंड एरर हो रहा है। हम पहले एक लेवल को पिक कर रहे हैं, फिर हम उस पर सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर हम दूसरे लेवल को पिक कर रहे हैं, फिर हम तीसरे ऑप्शन को पिक कर रहे हैं, है ना। और उन तीनों ऑप्शंस को फाइनल टेबल में डाल के हम देख रहे हैं कि भाई कौन सा मिनिमम कॉस्ट है ना। तो ये जो हम सारा काम करें बेसिकली ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर है, और इसमें हमें ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सेफ्टी स्टॉक लेवल कौन सा फीजिबल है, रीऑर्डर लेवल कौन सा फीजिबल है। अब आपके पास क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि आपको ऑप्शंस ना दिए हों। ठीक है, क्या मतलब हुआ, पहले स्टेप्स कॉपी करेंगे फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आएंगे। चलें, if no option is given to determine ROL or safety stock level, calculate all possible consumptions during lead time, कैलकुलेट एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। फिर आपने क्या करना है, जो भी आपने स्टेप नंबर 1 में कंजम्पशन कैलकुलेट किए हैं ना, जो कंजम्पशन स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किए हैं, इफ दे आर बिलो एवरेज कंजम्पशन उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। एंड सॉल्व फॉर ऑल सिलेक्टेड लेवल्स यूजिंग ट्रायल एंड एरर एज वी डू नॉर्मली। कॉपी करें फिर मुझे बताएं, आगे चलते हैं। चलें, अब इसके लिए मैं कौन सी एग्जाम्पल पिक कर रही हूँ, जो हमने सैटरडे को की थी। सैटरडे वाली है ना, एक सेकेंड। हाँ, सैटरडे वाली एग्जाम्पल। ठीक है, कॉपी करेंगे सारे। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कॉपी करने में आसानी रहे, ठीक है। चलें जी, ये आपकी एग्जांपल है। एनुअल डिमांड इज 2,60,000 यूनिट्स। कॉपी करते रहें प्लीज, जल्दी से, तेज तेज हाथ चलाएंगे। एनुअल डिमांड इज 2,60,000 यूनिट्स। ऑर्डर साइज इज 20,000 यूनिट्स। डेटा बिल्कुल वही वाला है जो हमने सैटरडे को किया था। डिमांड पर वीक इज 5,000 यूनिट्स और 52 वीक्स जो है वो आपका जो है वो साल में, जस्ट फॉर जहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो लीड टाइम में अनसर्टेनिटी है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटीज दे दी गई हैं, ठीक है। स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इज ₹100। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज ₹800। अब सैटरडे को जो हमने क्वेश्चन किया था, कॉपी कर लिया यहाँ तक। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 800 रुपए। और प्लीज इसके स्क्रीनशॉट मत लिया करें, इसको अपने रजिस्टर में लिखा करें। काफी स्टूडेंट जो है वो स्क्रीनशॉट्स पे गुजारा करते हैं, स्क्रीनशॉट ना लिया करें, अपने रजिस्टर में प्रॉपर लेक्चर नोट्स बनाएं। रिक्वायरमेंट भी लिख लें। रिक्वायर्ड है, डिटरमिन द रीऑर्डर लेवल दैट विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, डन। अब सैटरडे को जो हमने ये वाला एग्जाम्पल जब सॉल्व किया था, तो सैटरडे को क्वेश्चन में उसने आपको 3 रीऑर्डर लेवल्स दे दिए थे, है ना। यहाँ पे उसने आपको 3 रीऑर्डर लेवल्स दे दिए थे और उसने आपको कहा था कि भाई आप बताइए कि क्या आपका पोजीशन होनी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी आप खुद डिटरमिन करें। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमें तो कुछ ऑप्शंस चाहिए, है ना। ट्रायल एंड एरर बेसिस पे तो हमें ऑप्शंस क्वेश्चन में वो बताएगा, तो हम जो है वो उनको चेक करेंगे और उन तीनों चारों पांचों में से जो भी हमारे पास ऑप्शंस बनते हैं, उन तीनों चारों पांचों में से जो भी हमारे पास पोजीशन बनती है, जो भी हमारे पास मोस्ट फीजिबल होता है, हम कहते हैं कि भाई उसको हमने लेकर चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस तरीके से लेकर चलेंगे, मुझे जरा सोच के बताएं। हाउ वुड वी गो अबाउट इट? क्या समझ में आ रहा है? मेरे स्टेप्स आप भूल जाएं, वो तो आपको समझ आए नहीं है अभी तक, है ना। हाँ जी, माइक ऑन करके जरा मुझे सोचकर बताएं किस तरीके से ऑप्शंस बनाएंगे खुद से। अच्छा जी, रीऑर्डर लेवल अज्यूम करेंगे किस तरीके से?
2, 3, 4 पे अलग अलग ROL कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे जेबा? आप क्लोज तो हैं, 2, 3, 4 पे अलग अलग ROL किस तरह से करेंगे? एक रीऑर्डर लेवल 5000 से अबव, 5000 तो पर वीक है, एंड 1 इज बिलो आई थिंक। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है? पहली बात तो ये कि ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली, ये चले पहले हम एक एक करके करते हैं, ठीक है इसको? ठीक है, अच्छा जी। पहला स्टेप क्या है आपका? कैलकुलेट ऑल पॉसिबल कंजम्पशंस ड्यूरिंग लीड टाइम। ठीक है, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल कंजम्पशंस ड्यूरिंग लीड टाइम। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल कंजम्पशंस आ रही हैं ड्यूरिंग लीड टाइम, बताइए जरा। आप अगर आप कोई आपसे पूछता है कि जी आप कितना कंज्यूम करेंगे, एक्सपेक्टेड क्या है कि टोटल कंजम्पशन आपकी जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर के रिसीव होने तक, कितना आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना आप कंज्यूम करेंगे? तो आप कहेंगे 3 पॉसिबिलिटीज है। वेरी गुड आंसर, 3 पॉसिबिलिटीज है ना। 5000 यूनिट्स में एक दिन में कंज्यूम, एक वीक में कंज्यूम करती हूँ, राइट? मेरे पास अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं लीड टाइम की। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4, है ना? आप कहेंगे कि जी मेरे पास एक्सपेक्टेशन है कि मैं 10,000 यूनिट्स कंज्यूम करूं, मेरे पास एक्सपेक्टेशन है कि मैं 15,000 यूनिट्स कंज्यूम करूं, और मेरे पास एक्सपेक्टेशन है कि मैं 20,000 यूनिट्स कंज्यूम करूं लीड टाइम के अंदर। मैं कहूंगी ये क्या बात हुई? वो असल में ये है कि हमारा लीड टाइम जो है ना वो अनसर्टन है। मेरे पास 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स की पॉसिबिलिटी है जिनके आगे प्रोबेबिलिटीज हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब हम अपना एनालिसिस करते हैं तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ लीड टाइम। और ये अदर वे राउंड भी हो सकता था, यूजेज भी आपके पास अनसर्टन हो सकती थी। तो जितनी आपके पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है बेसिकली उतनी आपके पास पॉसिबिलिटीज है ना हर चीज के लिए। लीड टाइम के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन एंड लीड टाइम के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। इज दैट क्लियर? तो आपने वो कैलकुलेट कर लेनी है पॉसिबल कंजम्पशन, और आप क्या कहेंगे? हाँ जी, तो अब आपके पास क्या कहेंगे, कितनी पॉसिबल कंजम्पशन हैं? पहली तो आपके पास आ गई कितनी, 5000 इंटू 2, 10,000 यूनिट्स, है ना? फिर आपके पास दूसरी आ गई 5000 इंटू 3, 15,000 यूनिट्स, और आपके पास आ गई 5000 इंटू 4। नहीं जी, 5000, 4500, 4000, आसिफ ये कहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हो बेटा? टोटल लीड टाइम में टोटल कितनी कंजम्पशन होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ये तो 5000 डिमांड पर वीक है, एक हफ्ते में 5000 यूनिट्स जो है। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी। क्या यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी बताई है? नहीं, पॉसिबल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम निकालना है बस। पॉसिबल कंजम्पशन ये 3 है, प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी। ठीक है, फिर आपने क्या कैलकुलेट किया? स्टेप नंबर 2 क्या कैलकुलेट किया? अच्छा, एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगी? एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलती है ना? और अगर किसी चीज में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो रही हो, पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें आपने क्या करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, जरा कैलकुलेट करें क्या आ रही है आपकी एवरेज कंजम्पशन इस सिनेरियो में।
जी सॉल्व करके बताइए कितनी एवरेज कंजम्पशन है इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग लीड टाइम। बिल्कुल ठीक, 13,500। ठीक है, 13,500, वेरी गुड। तो एवरेज कंजम्पशन, इसमें किसी को आई होप प्रॉब्लम अब नहीं है। ठीक है, एवरेज कंजम्पशन इन लीड टाइम 7,02,000 नहीं बेटा, यूनिट्स में चाहिए ना हमें मोहम्मद शाहरुख। इट्स 13,500। एवरेज डिमांड पर वीक है 5,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम के लिए आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? लीड टाइम एवरेज ये आप कैलकुलेट कर भी चुके हैं क्वेश्चन में। 2.7 आपके पास लीड टाइम आ रहा है एवरेज। तो 5,000 यूनिट्स पर वीक है, 2.7 वीक्स आपने ऑन एन एवरेज निकाले हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना बनता है? 13,500। अब आपको हम स्टेप नंबर 3 में क्या बताया? स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है? रिजेक्ट ऑल कंजम्पशन बिलो 13,500 यूनिट। ठीक है, क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं इससे जरा बात गौर से सुनिएगा। बेसिकली आप तीनों लेवल्स पे अपना आप टेबल बना लें। रीऑर्डर लेवल अज्यूम करें 10,000 यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल अज्यूम करें 15,000 यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल अज्यूम करें 20,000 यूनिट्स। ठीक है, उसी तरीके से अब क्वेश्चन में इन अदर वर्ड्स आपको ऑप्शन क्या दे दिया? जिस तरह इधर इन्होंने आपको ये था ना, इधर इन्होंने आपको 12, 15, 18 दिया था, है ना, जो हमने एग्जाम्पल की थी सैटरडे को। उसमें आपके पास रीऑर्डर लेवल कितना दिया था? 12, 15 और 18। यस। अब उन्होंने आपको, अब आपने जो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे काम करना है ना, सॉल्व करना है, अब आपने इन 3 लेवल्स के ऊपर कैलकुलेशन करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिए। आपका जो बेसिकली 4 लेवल्स होंगे। ठीक है, आपका जो एवरेज कंजम्पशन से बिलो लेवल आएगा ना 10,000 यूनिट्स, ये मैं 10,000 यूनिट्स रिजेक्ट करने को क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इन एनी केस ये वाला ऑप्शन कभी सिलेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सिलेक्ट होगा ही नहीं। आप इसको भले चेक करके देख लो, इसके ऊपर कभी टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगी नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? रिजेक्ट ऑल कंजम्पशन बिलो 13,500 यूनिट्स, यानी कि इसमें आपने 10,000 यूनिट्स को जो है इग्नोर कर देना है फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में अब आप क्या करेंगे? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर 13,500 यूनिट्स, है ना, 15,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? बात थोड़ी समझ में आती है? तो वो क्या करना है फिर भी, जिस तरह हमने सैटरडे को एग्जांपल अपनी की थी 12, 15 और 18,000 के ऊपर, उस तरह अब आपने 13,500, 15,000 और 20,000 यूनिट्स के दरमियान कैलकुलेशन करनी है। हर पहले लेवल को पिक करना है इंडिविजुअली। पहले आप 13,500 यूनिट्स का काम करेंगे, उसके लिए पूरा टेबल बनेगा। टेबल कैसे बनेगा? लीड टाइम, ठीक है, 2, 3, 4, प्रोबेबिलिटी। क्लियर होगी ना बात? ठीक है, 50% पहले आप इंडिविजुअल लेवल्स पे जो है सारी ये वर्किंग करेंगे। जी यस और नो? बात समझ आ गई? 30% और 20%। और इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रही। ठीक है, फिर इन 3 ऑप्शंस में से ऑब्वियसली बात है आप डिस्कस करेंगे। अगर तो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ ये आप क्या कहेंगे? कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। ठीक है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 10,000 यूनिट्स। बाकी सारा काम वही होगा, उसी तरीके से हम करेंगे। इधर हमने 10,000 यूनिट्स को कंसिडर करना है। ठीक है, उसको मत वो लीजिएगा। रीऑर्डर
लेवल पहले आपने कहा कि जी यूनिट्स होगा तो हमारे पास स्टॉक आउट कितना होगा, है ना, स्टॉक आउट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है और फिर कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कितना है, तो वो उस तरीके से आपने पूरा ये काम करना है। इज दैट क्लियर, यस और नो? होम असाइनमेंट लिख लीजिए। एक होम असाइनमेंट ये है कि कंप्लीट एग्जाम्पल जो है ठीक है, ये आपका होम असाइनमेंट हो गया और ये आपने LMS में मैं सबमिशन का वो बना दूंगी, तो जितने भी आज मैं आपको फाइनल होम असाइनमेंट्स दे रही हूँ वो सब आपने फिर उस पर अपलोड करने हैं, ठीक है, ताकि हम सैटरडे और संडे की जो भी एक्स्ट्रा क्लास अगर होती है तो हम उसके अंदर डिस्कस कर सके। अदरवाइज फिर ये कि हम कोई वे आउट निकाल लेंगे इसका, नो वरीज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो चीज हमारी एक छोटी सी होगी, ठीक है, बस एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हमारे पास रहता है, वो करने के बाद हम इंशाल्लाह लेबर जो है उसका इंट्रोडक्शन आज इंशाल्लाह हर हाल में हम कर देंगे, तो उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। मटेरियल्स का चैप्टर हमारा क्लोज होने जा रहा है। अब एक छोटी एग्जांपल तो खैर नहीं है, थोड़ी बड़ी एग्जांपल है लेकिन बड़ी आसान सी है, ठीक है, वो हमारी सिर्फ एक रह गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरा जो है मेरे सप्लायर के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने जो है अपने, सॉरी सप्लायर नहीं, जो मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, जो मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, वो ये कहती है कि आप जाहिर सी बात है, मैं जब सप्लायर से कोई चीज खरीदती हूँ, ठीक है, मैं कोई चीज खरीदूंगी सप्लायर से, तो मैंने ट्रक में उसको जो है वो लेकर आना, डिलीवर करना है, या तो मेरी ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी या मेरे सप्लायर के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी कि आई कैन ओनली परचेज इन फिक्स्ड बैचेस। क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन में अगर आपको ये कह दे कि यू कैन ओनली परचेज लॉट्स या बैचेस, ठीक है, एक ही बात होती है, बैचेस ऑफ लेट्स अज्यूम 2000 यूनिट्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यू कैन ओनली परचेज इन लॉट्स या बैचेस ऑफ 2000 यूनिट्स। तो अगर इस तरह की कोई बात क्वेश्चन में आ जाती है तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 1,70,000 यूनिट्स, ठीक है, 1,70,000 यूनिट्स, ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो सवाल ये उठता है कि मैं जो हूँ अब किस तरह से परचेजिंग करूंगी, ठीक है, मैंने जो है एक टाइम पे 2,000 यूनिट्स को उठाना है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। बल्कि ये 2000 से जो है हमें 2500 कर देते हैं, हम थोड़ा सा ना इसको ऑड नंबर कर देते हैं, 2500 यूनिट्स, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे तो रिक्वायर्ड है 1,70,000 यूनिट्स, ठीक है, एक सेकंड मैं इसको भी जरा चेक कर लूँ, ये ना हो कि आंसर मेरा 68, इसमें भी होल नंबर ही आ रहा है। Just give me a minute. चलें जी, अब मेरे पास ये कुछ हिसाब किताब बन गया, ठीक है। यू कैन ओनली परचेज इन लॉट्स और बैचेस ऑफ 2500 यूनिट्स, ठीक है। उसने आपको फिक्स कर दिया
कि आप 2500 से आपने कम या ज्यादा एक टाइम पे अपना ट्रक नहीं भरना, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट इज फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि आपको पूरे साल में 22,500 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, ठीक है, 22,500 यूनिट्स आपको चाहिए, ठीक है जनाब। आप क्या करेंगे, अब आप जब 22,500 यूनिट्स को और 2500 यूनिट्स को कंपेयर करते हैं कि भाई एक ट्रिप में मुझे 2500 यूनिट्स, मैं 2500 यूनिट्स से कम भी नहीं कर सकती, ज्यादा भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 22,500 यूनिट्स मुझे टोटल चाहिए, तो मुझे बात बताइए टोटल ट्रिप्स मेरी कितनी बनती हैं, उस हिसाब से वो मेरी बनती हैं 22,500, ये भी टोटल उसमें ही आ रहा है, एक सेकेंड, 9 इंटू 2500, ओहो ये फिर मेरा उसमें आ रहा है 23,000, कर दें इसको। पॉइंट मैं बस आपको समझाना चाह रही हूँ, इसके लिए जस्ट गिव मी अ मिनट, एग्जांपल एक बन जाए मेरी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चले नहीं, पॉइंट आ गया, ठीक है जनाब। अभी आपके पास है एनुअल रिक्वायरमेंट इज 23,000 यूनिट्स, और आपके पास जो आपने बैचेस आपने फिक्स करने जी 2,500 यूनिट्स के। अब पहली बात तो ये कि देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल 9 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, ठीक है, टोटल अगर आप 9 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो 2500 यूनिट हर ऑर्डर में आपने ऑर्डर प्लेस करना है, और 9 यूनिट्स में आप नौ ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपके पास कितने यूनिट्स आते हैं, आप कितने यूनिट्स खरीद सकते हो, 22,500। ये बेसिकली किस तरह से आया, एक टाइम पे मैं 2500 यूनिट्स खरीद सकती हूँ, है ना, उससे कम ज्यादा नहीं। मैं साल में अगर 9 दफा खरीदूंगी, 9 दफा ऑर्डर प्लेस करूंगी, तो मेरे पास यूनिट्स कितने आएंगे, 22,500, ठीक है। अगर मैं, अब ये पूरे नहीं है मेरे पास, अगर मैं 10 ऑर्डर्स प्लेस करती हूँ तो 10 ऑर्डर्स के हिसाब से मेरे पास कितना बनता है, 10 इंटू 22,500, है ना, यानी कि 25,000 यूनिट्स। अब सवाल ये उठता है कि मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट ना तो 22,500 है, ना ही 25,000 है, इट इज समवेयर इन बिटवीन। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि ऑर्डर्स तो आप होल नंबर में ही प्लेस कर सकते हैं, दिस कैन नॉट बी इन डेसिमल्स, यस और नो, ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गई। तो फिर हम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम सिलेक्ट करें, यानी कि हम क्या कहें कि हम 22,500 खरीदें या 25,000 खरीदें, विच इज अ मोर सेफर ऑप्शन। अब आपने खरीदने तो 22,500 ही है टोटल, या 25,000 है पूरे साल में, तो इट इज बेटर टू ओवर परचेज, पॉइंट ये है, ठीक है। इट इज बेटर कि आप ओवर परचेजिंग करो, अंडर परचेजिंग करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें तो लाजमी तौर पे स्टॉक आउट का मसला आएगा, ठीक है, शॉर्टेज तो उसमें फिर लाजमी है। भले आपके पास सेफ्टी स्टॉक हो जाए, आपके पास एक्सेस स्टॉक पड़ा रह जाए, वो फिर भी जो है वो गुजारे के लायक है, हालांकि आइडियली वो भी नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो पॉइंट इसमें यह है कि अगर आपके पास इस तरीके से कहीं पे वर्किंग ऐसी होती है कि आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई आप ज्यादा भी खरीद सकते हो, कम भी, तो यू शुड गो फॉर व्हाट, ओवर परचेजिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बात इसके अलावा भी है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है दिस इज न्यू बुक का है ये, अब मैं सारा काम हम न्यू बुक से ही करेंगे, ठीक है। दिस इज न्यू पैक क्वेश्चन बैंक, पेज नंबर 18। Karachi Limited is a large retailer of sports goods. The company buys footballs from a supplier in Sialkot. Karachi Limited uses its own truck to pick the footballs from Sialkot. ठीक है, तो own truck है, एक apparently truck है जो सियालकोट से supplier के premises से वो footballs उठाता है. The truck capacity is 2,000 footballs per trip. And the company has been getting a full load of footballs with each trip, making 12 trips each year. तो यानी कि हर साल आप 24,000 फुटबॉल जो है वो खरीदते हैं, है ना, तो ये आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो ये आपके पास हो गई एनुअल रिक्वायरमेंट। रिसेंटली द सप्लायर रिवाइज्ड इट्स प्राइसेस एंड ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट एज अंडर। तो आप करंटली 2,000 यूनिट्स खरीदते हो एक टाइम पे, है ना, और वो 2,000 यूनिट्स आप अपने ट्रक में डिलीवर भी करवा लेते हो। चलो जी आगे चलते हैं। अब उसने आपको ये बता दिया कि अगर आप 2,000 यूनिट्स जो कि करंटली आप खरीद भी रहे हो, अगर आप करंटली एक टाइम पे 2,000 यूनिट खरीदते हो तो आपको यूनिट प्राइस पड़ेगी 400 रुपए की। अगर आप एक टाइम पे 3,000 यूनिट खरीदते हो तो आपको यूनिट प्राइस पड़ेगी 390। अगर आप एक टाइम पे आप 4,000 यूनिट खरीदते हो यानी कि ऑर्डर साइज हो गया ना। आगे चलते हैं। अदर रिलेटेड डेटा इज गिवन बिलो। ऑल द परचेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लॉट्स ऑफ 1,000 फुटबॉल्स।
तो इस बात का इधर कोई इम्प्लीकेशन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे जो ऑर्डर साइजेस है ना वो थाउजेंड्स की टर्म में आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर इधर लिस्ट में आ रहा होता 3500, ठीक है, 3000 और 4000 के दरमियान लिखा हुआ है कि सप्लायर ने आपको ऑफर किया है कि जो है वो 3500 अगर आप फुटबॉल खरीदोगे मेरे से तो आपके पास यूनिट प्राइस होगी 395। तो आपने वो ऑप्शन रिजेक्ट कर देना है, आपने उसके ऊपर काम करना ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आप बाउंड हो गए हो कि आपने परचेजिंग जो है, क्वेश्चन में आपको बताई गई है कि परचेजिंग शुड बी मेड इन लॉट्स ऑफ 10,000 फुटबॉल्स ओनली। ठीक है, इज दैट क्लियर? मोहम्मद शाहरुख, नहीं होगा ऐसा, ओवर परचेज ही करनी है आपने। स्टॉक अब खुद जानबूझ के शॉर्टेज की तरफ जाना ही नहीं है। नहीं जी, 10 ऑर्डर्स लेने हैं मुअज्जम, मैंने आपको रूल बता दिया है। मोहम्मद शाहरुख और मुअज्जम, अगर आपके पास यूर बाउंड इस तरीके से आपके पास आप बाउंड हो जाते हो कि भाई क्या करें क्या ना करें, तो आपने ओवर परचेजिंग करना इज सेफर। ये हम प्रैक्टिकलिटी उसकी देख रहे हैं। ठीक है, हर चीज में फिगर्स या उसको नहीं लेकर आना। और मेरे हिसाब से भी जो है वो स्टॉक आउट के ज्यादा जो है वो खतरात निकलते हैं लॉन्ग टर्म में। अच्छा जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर जो है वो आपको ऑफर कर रहा होता है कि जी अगर आप 3500 यूनिट्स मेरे से खरीदते हैं तो आपको यूनिट प्राइस पड़ेगी 385 की। ठीक है, 3500 उसने कर दिए, तो वो हमने उस ऑप्शन को अपने ट्रायल एंड एरर में लेके जाना ही नहीं है। ठीक है, उस ऑप्शन को के ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी नहीं है। 3500 मुझे बताइए, क्या ये 1000 मतलब 3500 एक टाइम पे आपने खरीदना है। ठीक है, एक टाइम पे 3500, तो क्या ये 1000 फुटबॉल्स के उसको कवर करता है? मैं अगर आपसे पूछूं कि 3000 यूनिट्स के अंदर कितने बैचेज हैं, हजार हजार के, 3000 यूनिट्स में पूरे के पूरे 3 बैचेज हैं, है ना? यस और नो? कितने बैचेस हो जाएंगे उसमें? 3 बैचेस हो जाएंगे। 3000 यूनिट्स के अंदर तीन बैचेस हो जाएंगे हजार हजार यूनिट्स के। आपने 1000 यूनिट्स पे फिक्स रहना है। फिर मैं आपसे पूछूं 3500 यूनिट्स में कितने बैचेस हैं, हजार हजार यूनिट्स के? आप कहेंगे कि जी 3 बैचेस हैं 1000 यूनिट्स के, है ना, और एक बैच है 500 यूनिट्स का। यस और नो? है ना? यस और नो? 3 बैचेस तो पूरे हजार हजार के हो गए और एक बैच हो गया जो रह गया, वो कहेंगे कि वो 500 का है। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? हम कहेंगे दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यही तो उसने मना कर दिया है, उसने यही मना कर दिया कि आपने जो है इस तरीके के उसमें नहीं जाना। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप कहेंगे कि जी मैंने ये वाला परचेजिंग ऑप्शन, इसका मतलब है कि करना ही नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो उसके ऊपर हम जाएंगे ही नहीं, हम उसको इसका एनालिसिस भी नहीं करेंगे। दिस विल बी टोटली रिजेक्टेड। ठीक है, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो अगर सोल्यूशन में भी आपके पास कुछ इस तरीके से, अगर आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हैं और ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वर्कआउट करके आपके पास जी वो आ जाता है रीऑर्डर लेवल वगैरह, ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह आपकी आ जाती है, इसमें 1000 की बैचेस लॉट में नहीं आती। ठीक है, थाउजेंड्स के टर्म्स में नहीं आती, तो आप कहेंगे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर आप उससे अगर जो नियरेस्ट 1000 ऊपर होगा ना, आप उस पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलें जी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ईओक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, ईओक्यू का क्वेश्चन है और आपको ये लाइन बता दी गई है, ईओक्यू के अंदर ये इंसर्ट कर दी गई कि यू कैन ओनली परचेज इन लॉट्स ऑफ 1000 बैचेस, राइट? आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने कैलकुलेट की तो वो आ रही है फॉर एग्जांपल 2750, ठीक है, या 2250। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 3000 यूनिट्स। ठीक है, यही परचेज करने पड़ेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। 2250 यूनिट्स में भी 3000 कहेंगे और 2750 में भी कहेंगे कि इट इज बेटर इफ यू गो फॉर 3000 यूनिट्स का परचेज। इज दैट क्लियर? तो वो फीजिबल तो नहीं होगा सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन अब कंडीशन की वजह से अब हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो किसी भी सिनेरियो में आ जाए, यू विल ऑलवेज गो फॉर अ हायर होल नंबर, यानी कि नंबर इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिर वो बता रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ट्रिप इज 15,000। द कंपनी हैज द ऑप्शन टू हायर अ थर्ड पार्टी फॉर विच इट विल चार्ज ₹9 पर फुटबॉल। अब ये एक मेन पॉइंट है, इसके ऊपर आ जाते हैं। आपका जो अपना जो खर्चा टोटल एक ट्रिप का लगेगा वो लगेगा 15,000, वो तो एक साइड पे बात हो गई। ठीक है, अब इधर आते हैं। अगर हम
2000 यूनिट्स ही एक टाइम पे खरीदते हैं, तो हमें कोई थर्ड पार्टी ट्रक हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे 2000 यूनिट्स आप अपने ट्रक पे ट्रांसपोर्ट करवा लेंगे। यस और नो? ठीक है, यानी कि अगर हम 2000 वाले ऑप्शन को लेके चलेंगे तो उसमें जो हमारे पास कॉस्ट पर ऑर्डर आएगी वो 15,000 ही आएगी, है ना, दिस प्लस ये 2000 रुपीज। ठीक है, तो एक ट्रिप के 15,000 लगेंगे और एक ऑर्डर के 2000 लगेंगे, तो कॉस्ट पर ऑर्डर में सिर्फ ये दोनों रेलेवेंट कॉस्ट देंगी। अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, 3000 यूनिट्स अगर आप एक टाइम पे खरीदते हैं तो पहली बात तो ये कि आप ये नहीं उसको कह सकते, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ना, सप्लायर को हम कहेंगे कि जी 3000 यूनिट्स हम आज के दिन खरीद रहे हैं, अच्छा जी 2000 यूनिट्स हम अभी लेके जा रहे हैं और बाकी जो 1000 यूनिट्स है ना वो हम 1 घंटे में आके ले लेंगे। ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपना ही ट्रक इस्तेमाल करना है हमें। तो एक टाइम पे अगर हम 2000 यूनिट्स उस ट्रक में लोड करवा सकते हैं ना, तो हम एक काम ये करते हैं कि अभी जो है वो 2000 यूनिट्स ले जाते हैं और बाकी जो 1000 यूनिट्स है ना वो हम 1 घंटे के बाद आके पिक करवा लेंगे दोबारा जब वो ट्रक खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। आपने परचेजिंग एक ही टाइम पे करनी है, सप्लायर के पास से, सप्लायर के प्रेमिसेस से एक ही टाइम पे 3000 यूनिट्स आपने उठवाने। तो आप क्या करेंगे, 2000 यूनिट्स तो अपने खुद के ट्रक से लग गए, है ना, और 1000 यूनिट्स जो है वो फिर आप आउटसोर्स करवाएंगे। उसके लिए आप एडिशनल जो है वो कोई और ट्रक हायर करवाएंगे जिसका चार्ज है 9 पर फुटबॉल। इज दैट क्लियर? अजम्पशन लिख दें मौजम, तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके का अगर कोई आ जाता है और इसमें आप अगर बाउंड होते हो तो एग्जामिनर को पता होगा कि भाई ये वाली चीज करनी नहीं है बिकॉज यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, तो अजम्पशन अपना नोट भी लिख दें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जनाब, इसी तरह से 4000 यूनिट्स अगर आप खरीदते हैं एट ए टाइम, तो 2000 अपने ट्रक पे, 2000 ट्रांसपोर्टर के ट्रक पे, यानी कि 2000 यूनिट्स के ऊपर 9 रुपी पर फुटबॉल। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? दो ट्रिप्स नहीं लगेंगे बच्चे, ट्रिप एक ही लगना है। एक ही ट्रिप में आपने 4000 यूनिट्स उठाने हैं, तो एक 2000 यूनिट्स तो अपने ट्रक पे आ जाएंगे और जो 2000 यूनिट्स हैं वो दूसरे ट्रक पे आ जाएंगे, आउटसोर्स ट्रक पे होंगे जिसके ऊपर चार्ज है 9 रुपी पर फुटबॉल। अगर आप 6000 यूनिट्स एट ए टाइम खरीदते हो, 2000 यूनिट्स तो अपने ट्रक पे आ जाएंगे आराम से, है ना, और जो एक्स्ट्रा 4000 हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा 4000 हैं वो किधर होंगे, वो हमारे सप्लायर जो है वो, सॉरी, जो आउटसोर्स हमने किया होगा ट्रक, वो मतलब किसी दूसरे के ट्रक पे हमें लेने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? नहीं जी, आपको एट ए टाइम ही 3000 उठाने हैं, बस इसी तरह है मोहसिन। फिर पूरी चीज का अरेंजमेंट का जो है वो फायदा क्या पूरे? जी नहीं, 2000 ही क्यों ले रहे? 2000 एट अ टाइम बेटा, एट अ टाइम। टोटल हमने 24,000 लेने हैं। टोटल हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी 24,000 यूनिट्स, है ना। करंटली आप 2000 यूनिट्स खरीद रहे हो एट अ टाइम और 12 दफा चक्कर लगा रहे हो, तो टोटल आप कितने खरीद रहे हो? 24,000। यही कंटिन्यू होगा। एनुअल रिक्वायरमेंट तो आपकी 24,000 है। अब इधर आते हैं, अगर आप ऑर्डर साइज रखते हो 2000, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं पूरे साल में? 12। 24,000 चाहिए, है ना, 24,000 चाहिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 12 होंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा शाहजेब, ऐसा होगा नहीं ना। फायदा क्या है फिर पूरे सिनेरियो का आपको क्वेश्चन में? मतलब इस तरह तो इफ एंड बट, बड़ा प्रैक्टिकली तो हम कह सकते हैं कि भाई इस तरह चल सकता है ना। प्रैक्टिकली आप अपने सप्लायर को बोलोगे भाई मेरे पास एक ही ट्रक है, मैं 2000 अभी ले लेता हूँ, बाकी 1000 जो है वो मैं 1 घंटे में आके पिक कर लूंगा। सप्लायर को हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हम क्यों इस तरह की वेरिएशन अपने उसमें लेकर आए? फायदा ही नहीं होगा फिर आपकी डेटा का। ठीक है, फायदा ही नहीं होगा। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसने ये बताया हुआ है कि यू कैन ऑल्सो हायर एन एडिशनल ट्रक एट ₹9 पर फुटबॉल, तो फिर उसका फायदा क्या? आप सिनेरियो को समझो ना, आपको एट ए टाइम उठाना है और कैलकुलेशन में भी हमेशा यही करना है। अब इधर आ जाते हैं, 24,000 आपको टोटल चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी ऑर्डर साइज रखते हो 2000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे साल में? वही 12 जो अभी करंटली बन रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट उसने आपको कह दिया नीचे क्वेश्चन में, वो बता रहा है कि 2000 यूनिट, 2000 रुपए पर ऑर्डर तो आपको कॉस्ट आती ही आती है। ठीक है, जो भी आपके पास ऑर्डर साइज हो, जो भी सिनेरियो हो, क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹2000।
तो ये आपने कर दिया, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹2000, तो 2000 इंटू 12 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आंसर आ गया 24,000। 15,000 आपकी अपनी जो है वो ट्रक की कॉस्ट है। तो साल में 12 दफा आपने अपना ट्रक इस्तेमाल किया, तो आपके अपने ट्रक की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,80,000। ठीक है, पहले सिनेरियो में जब आप सिर्फ और सिर्फ 2,000 यूनिट्स एट ए टाइम खरीद रहे थे, तो आपको कोई एडिशनल ट्रक हायर करने की जरूरत पड़ी नहीं, रेंट पे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट आपके पास कितनी है? 0। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास? 2,04,000। ये फिक्स कॉस्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, और 15,000 यूनिट्स आपके अपने ट्रक की कॉस्ट हो गई। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? फिर उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर एट ए टाइम 3,000 यूनिट्स खरीदते हो, तो क्या हमने सोचा था? पहली बात तो ये कि साल में कितनी दफा ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे? 24,000 टोटल चाहिए, एट ए टाइम 3,000 खरीद रहे हैं, तो कितनी दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे? 8 दफा। इसमें तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, राइट। फिर हम आते हैं फिक्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। उसने कहा है कि 2,000 रुपए की कॉस्ट आपको आनी है हर ऑर्डर के प्लेस करने पे। तो आप 8 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप कितनी टोटल कॉस्ट आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 16,000, राइट। 8 दफा, बिल्कुल ठीक, 8 दफा हम अपना ट्रक इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी समझ आ गई? 8 दफा साल में हमने अपना ट्रक इस्तेमाल करना है, यानी कि 15,000 उसकी हिसाब से आ गई 1,20,000। ठीक है, ये बात तो हमने साइड पे कर दी। अब हम ये देख रहे हैं 8 दफा आपको नया ट्रक, एडिशनल ट्रक भी रेंट पे लेना पड़ेगा 8 ही दफा साल में, है ना। उसकी कॉस्ट आपको दी हुई है पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमें यूनिट्स निकालने हैं कि हमें साल में 8 दफा कितने यूनिट्स जो है हर ऑर्डर के टाइम पे, हर ट्रिप के टाइम पे नए ट्रक में, एडिशनल ट्रक में चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे? 3,000 यूनिट्स अगर खरीद रहे हैं, 2,000 तो आ गए अपने ट्रक के ऊपर, है ना, और 1,000 जो है, बिल्कुल ठीक, मैं कर दूंगी रिपीट, 1,000 यूनिट जो है आपको नए एडिशनल ट्रक पे लेने पड़ेंगे हर दफा 8 दफा, यानी कि 8 टाइम अ ईयर, एंड 9 रुपी पर यूनिट उसकी कॉस्ट है। तो पूरे साल में टोटल खर्चा कितना आ जाएगा उसका? 72,000। अब बात समझ आ रही है? बस एक और ये डिस्कस करके उसको क्लोज करती हूँ। 4,000 यूनिट्स अगर आप खरीदते हैं एट अ टाइम, 2,000 अपने ट्रक पे, 2,000 रेंटेड ट्रक पे, यस और नो। 4,000 अगर एट अ टाइम खरीदूंगी तो मुझे 6 दफा ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे 24,000 मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हो जाएगा 6 इंटू 2,000, यानी कि 12,000। साल में 6 दफा अपना ट्रक यूज करना पड़ेगा, तो अपने ट्रक की कॉस्ट आ जाएगी टोटल 90,000। ठीक है, 4,000 ऑर्डर साइज होगा, तो हमें 2,000 अपने ट्रक पे और 2,000 रेंटेड ट्रक पे मंगाने पड़ेंगे। रेंटेड ट्रक को भी मुझे साल में 6 दफा इस्तेमाल करना पड़ेगा और 9 रुपी पर यूनिट के हिसाब से उसका कॉस्ट है। तो 2,000 यूनिट्स होंगे 6 दफा, और 2,000 यूनिट्स की हर दफा की कॉस्ट कितनी होगी? 9 रुपी पर यूनिट। आई होप दैट्स क्लियर। तो ये टोटल आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ली। ये बेसिकली वो वाला सवाल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी वाला नहीं है। इसमें टोटल कॉस्ट क्या होगी? यहाँ पे टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग और टोटल परचेज कॉस्ट, ये ट्रेड डिस्काउंट वाला सवाल है। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट वाली चीज है। तो इसमें आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएंगे? ठीक है, आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? आपके पास ट्रेड डिस्काउंट वाले सिनारियो में रेलेवेंट कॉस्ट में आ जाता है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोग एक दफा रीड करें। अब जरा जल्दी से नोट डाउन करें क्योंकि टाइम भी अप हो गया है। लेबर, बस मटेरियल्स हमारा खत्म। ठीक है, मटेरियल का चैप्टर हमारा खत्म है। कल इंशाल्लाह फिर हम लेबर से ही अपना इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम आप जरा अपना होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, और मैं एक्स्ट्रा क्लास का जो है आपको फिर कल कंफर्म करूंगी। आज मैं सरूद से जरा एक दफा फिर पूछ लूँ जरा। ठीक है, उन्होंने मुझे अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपके पास अब जितने भी क्वेश्चंस बाय द वे हमने छोड़ दिए हैं, आई कैप क्वेश्चन बैंक के, आई कैप के जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें 1-2 सवाल है। आई वुड वांट या तो मैं वो टेस्ट में डाल दूंगी अगर हम एक्स्ट्रा क्लास ना ले सके, या फिर वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में खुद डिस्कस करना चाहूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको अभी छोड़ रही हूँ, उनको मैं अभी आपको होम असाइनमेंट में नहीं दे रही। पैक के न्यू बुक से आपके पास होम असाइनमेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7,
एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8। 4 होम असाइनमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ और इसकी डेडलाइन है आपके पास सैटरडे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7 एंड 8। तो बेसिकली ये 4 हमारे क्वेश्चंस रह गए थे और ये आपने अटेम्प्ट करने। अच्छा जी, एबीसी से रिलेटेड मेरे ख्याल से बुक नहीं आई तो खरीदें प्लीज उसको। मैं मटेरियल का चैप्टर अपलोड करूंगी एलएमएस के ऊपर। जी बिल्कुल, न्यू बुक का मटेरियल का चैप्टर अपलोड होगा, लेकिन बात जरा सुन लीजिए, आई हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू अपलोड ऑल अदर चैप्टर्स ऑन एलएमएस। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने बुक खरीदनी है। ठीक है, आप लोगों को खरीदनी पड़ेगी क्योंकि वो मटेरियल के अलावा जैसा लेबर का चैप्टर है, आई विल नॉट बी अपलोडिंग दैट ऑन एलएमएस। ठीक है, होपफुली कल तक आ जाएगी, कल परसों तक, इस वीक तक अगर आ जाती है तो गुड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक नहीं आई, चलें ठीक है, आप लोग ऑर्डर्स प्लेस कर लें। ठीक है, आप लोग ऑर्डर जरूर प्लेस करें। मैं फिर देख लेती हूँ, मैं फिर लेबर का चैप्टर भी अपलोड कर दूंगी। सिर्फ फिर 2 चैप्टर्स अपलोड होंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ठीक है। बात ये हो रही है कि काफी स्टूडेंट्स ने ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है, उनको रिसीव नहीं हुई। ठीक है, तो वो फिर मिल जाएगी। तो प्लीज आप लोग ऑर्डर प्लेस कर दें जिन्होंने नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स अपलोड करूंगी वहां पे, मटेरियल का और लेबर का, दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोगों के पास फिर रिकॉर्ड नहीं होगा किसी और चीज का। चलें जनाब, तो मटेरियल का चैप्टर होता है हमारा इख्तिताम पजीर। टेस्ट अब मैं आप लोगों का रख रही हूँ कब? सैटरडे को ही मैं आप लोगों का टेस्ट रख रही हूँ, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर तो हम अपना सैटरडे तक आप लोग ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरे से व्हाट्सएप पे भी छोटी मोटी डिस्कस करते रहें। और अगर कल हमारा कंफर्म हो जाता है एक्स्ट्रा क्लास का, तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है, होल डे इट विल बी अवेलेबल। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, पूरे 24 आवर्स जो है वो आपका अवेलेबल होगा ये टेस्ट। और उसमें यह है कि आप कभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। FAR 2 का टेस्ट है, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने सारे टेस्ट सब्जेक्ट को लेकर इकट्ठा लेके चलना है ना। ठीक है, तो तैयारी करें सबकी। मैंने आपको इसीलिए जो है वो पिछले हफ्ते सैटरडे को ही बता दिए थे कि अगले हफ्ते आप लोगों का टेस्ट है, तो रिक्वेस्ट तो अपलोडिंग संडे तक रखें। चलें ठीक है, 2 दिन कर लेते हैं, सैटरडे और संडे अब। ठीक है, 2 दिन कर लेते हैं, सैटरडे और संडे। लेकिन चीटिंग नहीं करनी, फिर मैं ये बता दूं। वैसे तो आप लोग चीटिंग उस टाइम पे भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके एक दूसरे को मैसेज करते हैं, हाँ जी कैसे करना है इसको सॉल्व। तो खैर है, अल्लाह मियाँ तो देख रहे हैं ना, मैं नहीं देख रही तो क्या हुआ। ये ना करिएगा कि सैटरडे को डाउनलोड कर लिया टेस्ट पेपर और सैटरडे को पढ़ लिया देख के उसमें से, और संडे को अपलोड कर दिया। जी जनाब बिल्कुल शाहजेब, एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग डिस्कस करके रखूंगी। वैसे तो अभी मैंने मिस अरूज को कहा है, वो सारा टाइम टेबल देख के ही फिर मुझे सजेस्ट करेंगी टाइम। ठीक है, तो उसकी आपने फिक्र नहीं करनी, क्लास कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, मटेरियल का चैप्टर होता है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। खुद ही आइडिया दे रही हूँ, मैं यही बता रही हूँ कि ये नहीं करना। चलें मोहम्मद आसिफ, देखते हैं कि आप शैतान आता है दिल में या नहीं। यस ऑफ कोर्स यू कैन लीव द क्लास। ठीक है जी जनाब, बिल्कुल ट्रस्ट है। ओ अच्छा, चलें ठीक है शाहजेब, फिर देख लेते हैं, होपफुली कोई क्लास नहीं आएगा आपका। हाँ जी, एग्जाम्पल भी सॉल्व करनी है। ओहो, इसमें ये भी ऐड कर लें, मैंने 2 और नहीं नहीं, एग्जाम्पल ना सॉल्व करें, एक जो मैंने एग्जाम्पल इन गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी तो आप लोगों का होम असाइनमेंट है ना, वो ऑप्शंस ना गिवन हो तो वो वाला। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।